हाँ बेटा, जब तक आप लोग हाइड्रोजन वाला वो एक दो पन्ने पढ़ लो शुरू वाले, है ना। हाँ, मैं खाली। कल हम हाइड्रोजन बनाने के मेथड्स तक तो कर चुके हैं कंप्लीट। अब हमें उसमें पढ़ने हैं सबसे पहले हाइड्राइड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद हाइड्राइड्स। आज ये ऐसे अरेंजमेंट कैसे हुए? हाइड्राइड्स जैसे ऑक्साइड्स, नाइट्राइड, फॉस्फाइड्स ऐसे होता है, इसको ऐसे ही क्या बोला जाएगा? हाइड्राइड। यानी कि हाइड्रोजन के साथ कोई दूसरा होगा और बाइनरी प्रोडक्ट होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा? हाइड्राइड। बाइनरी का मतलब होता है दो टाइप के एलिमेंट हो। बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो टाइप के। नंबर ऑफ एटम कितने भी हो सकते हैं, बट उसमें दो ही टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, तब उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। अब ये नेचर के बेसिस पे कई टाइप के हो सकते हैं। दे मे बी आयनिक, हाँ बेटा, दे मे बी इंटरस्टिशियल और दे मे बी कोवेलेंट। नाम से ही क्लियर है, आयनिक। बताओ हाइड्रोजन किसके साथ नेगेटिव आयन की तरह एक्ट करेगा? एस ब्लॉक। तो जब एस ब्लॉक का कोई एलिमेंट होगा तो वहां पर हाइड्रोजन अगर उसके साथ हो तो बनने वाले हाइड्राइड किस नेचर के होंगे? आयनिक। इंटरस्टिशियल जब डी और एफ ब्लॉक का कोई एलिमेंट हो और उनके साथ बॉन्ड बना लिया जाए तो इंटरस्टिशियल। और कोवेलेंट में किसको काउंट करेंगे? पी ब्लॉक। सबसे पहले बात कर लेते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में मालूम है हमें कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हाईली मेटेलिक होते हैं, उनकी कैटायन बनाने की टेंडेंसी ज्यादा भी होती है। तो ये जो होंगे एच, वो कौन सा चार्ज एक्वायर कर जाएगा? नेगेटिव। इसीलिए यहां पर जब भी इसका ब्रेक डाउन होगा बेटा, ये क्या क्या चार्ज प्रोड्यूस करेगा? ये एम प्लस और ये एच माइनस। जिसके साथ एच माइनस जुड़ा उसका क्या होगा? रिडक्शन। इसलिए आप याद करो हम इनका यूज किस में करते हैं? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल हाइड्राइड्स आर यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऊपर से नीचे आएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज। बड़े के साथ बड़ा स्टेबल, छोटे के साथ छोटा। जैसे LiH, NaH, KH, ऐसे में नीचे जा रहा हूं। बताओ स्टेबिलिटी इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज मतलब जल्दी टूटेगा। इसी तरह से इधर बेरिलियम का हाइड्राइड, मैग्नीशियम का हाइड्राइड, कैल्शियम का हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड। इसमें एक खास बात है, ये दोनों किस नेचर के हैं? कोवेलेंट। बाकी सारे, ये सारे के सारे और ये सारे के सारे किस नेचर के हो गए? आयनिक। क्यों हो गए आयनिक? क्योंकि हमने पढ़ रखा था सर कि बेरिलियम सिर्फ एक ही जगह आयनिक हो पाता है। किसमें? Be2C में। समझ गए मेरी बात? किस किस तरह से यूज करेंगे इनका?
एज ए रिड्यूसिंग, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सब क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट ही तो है। अब आ जाओ इंटरस्टिशियल। आपको याद है जब कोई वॉइड में ट्रैप हो जाता है तो इंटरस्टिशियल बनाता है। तो यहाँ पे लैटिस बना हुआ है मेटल का, और उस लैटिस में जाके कौन ट्रैप हो गया? हाइड्रोजन। तो उससे बनने वाले अनवांटेड कंपाउंड्स को क्या नाम दे दिया गया? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। ठीक है। सो हाइड्रोजन गेट ट्रैप्ड इनटू voids ऑफ मेटेलिक लैटिस। voids को ही क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल। अच्छा, जब ऐसा होता है तो बताओ कोई केमिकल रिएक्शन हुई है क्या? नहीं हुई है, इसलिए कोई फॉर्मूला भी नहीं लिखा जा सकता, और इसलिए हम इनको एक ही नेम देते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। क्या बोलते हैं इनको? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। अब एक आप है ना, एक चीज देखो, सबसे पहले कौन सा ब्लॉक आया? कौन कौन सा ग्रुप आया? 1 और 2। फिर डी और एफ में कौन सा ग्रुप आता है? 3 to 12। और कोवेलेंट में कौन सा आ जाएगा? 13 to 18। पर बीच में क्या हुआ कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने हाइड्राइड बनाया ही नहीं, उन्हें बोलते हैं हाइड्राइड गैप। यानी कि पूरी पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप में से कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिन्होंने हाइड्राइड बनाया ही नहीं, ना तो आयनिक बनाया, ना इंटरस्टिशियल बनाया, और ना ही क्या बनाया? कोवेलेंट। तो उस जगह को क्या बोलेंगे? हाइड्राइड गैप। और वो कौन सा ग्रुप है? 7, 8, 9। यानी कि किस में आ गए? इंटरस्टिशियल वाली कैटेगरी में। तो ऐसा रहा होगा कि जो वॉइड्स हैं उसकी साइज या तो बहुत बड़ी होगी या बहुत छोटी होगी, उसमें हाइड्रोजन सेट नहीं हो पाया होगा। अब अगर हाइड्रोजन सेट नहीं हुआ तो फिर वो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड नहीं बन पाया। तो कोई रीजन नहीं दिया, ये रीजन हम खुद से ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मे बी द साइज ऑफ वॉइड इज नॉट एज पर हाइड्रोजन, इसीलिए वहां पर हाइड्राइड नहीं बना। अब आ जाओ कोवेलेंट। अब कोवेलेंट में भी हमारे पास 3 अलग अलग टाइप हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, और बेटा एक होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जिसमें सेंटर एटम का ऑक्टेट पूरा ना हो, ऑक्टेट नॉट कंप्लीट। याद करो, बोरेन, एलेन, है ना, गैलेन, वो सब क्या है? एन एन, है ना। इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट में मिथेन, सिलेन, एक्सेट्रा। कौन सा ग्रुप आ गया? 14। ये कौन सा ग्रुप है? 13th। ये कौन सा ग्रुप हो गया? 14th। और लास्ट में अब कौन से ग्रुप बचे? 15, 16, 17। अब 15 से बनाऊं तो क्या बनेगा? NH3। 16 से बनाऊं तो H2O, और 17 से बनाऊं तो HF। इसमें आपको कुछ और खास बात नजर आई? ऑक्टेट भी कंप्लीट है और लॉन पेयर भी प्रेजेंट है। तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन रिच में क्या बोलेंगे? सेंट्रल एटम हैविंग प्रेजेंस ऑफ लॉन। तो यहां पर देखो, एक लॉन पेयर, यहाँ 2 लॉन पेयर, और बेटा यहाँ पर 3। तो इस तरह से हमने हाइड्राइड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड
लिख लिया? अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि जिसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो है हार्डनेस ऑफ वाटर। सबसे पहले तो बताओ व्हाट इज मीन बाय हार्ड वाटर? एक जना, बिल्कुल, जिस पानी में फॉर्म कम बनते हो या ना बनते हो ऐसे वाटर को क्या बोलेंगे? हार्ड। अब इसका रीजन, व्हाई वाटर बिकम हार्ड? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की इम्प्योरिटी। अब उस बेसिस पर वो परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी। तो हम नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना? ये वाला पार्ट हटा दो बेटा। हाँ कोई बात नहीं, आप चाहो तो मॉड्यूल से भी देख सकते हो, क्योंकि मैं तो वही सब लिखने वाला हूँ जो मॉड्यूल में है, पर समझने पे पूरा ध्यान रखना, क्योंकि वही एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। AI-EEE में तो हर साल आता ही है हार्डनेस का क्वेश्चन, है ना? अपने चैप्टर में आप देख ही रहे होंगे अपने क्वेश्चन कम आते हैं। क्यों कम आते हैं? क्योंकि ज्यादातर किस में इंक्लूड मान लिया जाता है? एस ब्लॉक में और केमिकल बॉन्डिंग में, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्वेश्चन वहीं आके रुक जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं, आप मेरे साथ बना लीजिए, है ना, ताकि हम उसको समझ पाए जब भी रिवाइज करेंगे कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। वाटर, हमारे पास हार्डनेस दो तरह की होती है, या तो क्या होगा? टेम्परेरी, या होगा परमानेंट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, ये तो रीजन हो गया। अब उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं भाई, कैल्शियम और मैग्नीशियम में से कब कब परमानेंट हार्डनेस में कंट्रीब्यूशन है और कब कब टेम्पररी। तो हार्डनेस हमारे पास दो तरह की, टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी हार्डनेस होती है ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट का क्या फॉर्मूला लिखेंगे बेटा? HCO3 माइनस ऑफ कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम। तो कभी कभी टेम्पररी हार्डनेस को बाइकार्बोनेट हार्डनेस भी बोल देते हैं। परमानेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयन। सबसे पहले तो हमारे पास किसका रीजन आ गया बेटा? हार्डनेस का। अब स्टार्ट करते हैं कि इन हार्डनेस को दूर कैसे किया जाए। टेम्पररी, इसका मतलब कम काम होगा। परमानेंट मतलब थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसे दूर करने के दो ही मेथड हैं, बॉइलिंग एंड क्लार्क्स मेथड। सबसे पहले देखो बॉइलिंग। याद करो, किसी भी बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं हमेशा क्या बनता है? कार्बन। अब आपको ये तोड़ना ही तो है। मान लीजिए मुझे दे रखा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर में, इसको मैं हीट करूं तो बेटा क्या बनेगा? CaCO3। और आपको याद है CaCO3 वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, ये सीधे नीचे बैठ जाएगा। ऐसे पानी को फिल्टर कर लो और हार्डनेस दूर हो गई।
CO2H2 रिलीज ही होगा। इंपॉर्टेंट है यहां मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, यहां पर हमें MgCO3 नहीं मिला, बल्कि किसकी पीपीटी मिली? मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड की। आप में से कौन इसका आंसर करना चाहेगा? क्योंकि हम सॉल्युबिलिटी में ये पढ़कर आए दोनों चीज। इंपॉर्टेंट है कि यहां पर कार्बोनेट से मतलब बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट एज ए पीपीटी नहीं मिला है ना, पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पीपीटी में मिला। आप याद करो जब मैं सॉल्युबिलिटी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि पहले ग्रुप में बहुत सारे एक्सेप्शंस थे बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट्स के, है ना। सेकंड ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं था। सेकंड ग्रुप के लिए हम सीधा सा देखते थे कि कब मुझे लैटिस यूज करना है और कब मुझे हाइड्रेशन। बताओ, जब OH कॉमन होता है तो मैं क्या यूज करूंगा? लैटिस, है ना। ओफोलिना करके हमने देख लिया था। और जब बाकी कुछ कॉमन होगा तो हम क्या यूज करेंगे? हाइड्रेशन। जिसकी लैटिस स्ट्रॉन्ग उसकी सॉल्युबिलिटी कम, ठीक है, और जिसकी हाइड्रेशन स्ट्रॉन्ग उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। अब देखो यहां पर तो क्या चल रहा है? कार्बोनेट। कार्बोनेट के केस में किसका यूज करूंगा? हाइड्रेशन का। तो अब मुझे देख के बताओ, मैग्नीशियम का कार्बोनेट ज्यादा सॉल्युबल होगा या कैल्शियम का कार्बोनेट? क्यों? साइज छोटा, इसलिए वाटर में सॉल्युबल हो गया। अब जब वाटर में सॉल्युबल हो गया तो बना तो होगा, बना तो होगा, पर पीपीटी नहीं बनी। पीपीटी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है। किसके कंपैरिजन में? कैल्शियम कार्बोनेट। अब हाइड्रोक्साइड को देखो, अगर हाइड्रोक्साइड में लिखूंगा तो फिर मैं क्या लिखूंगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लैटिस किससे कमजोर है? मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड से। इसीलिए किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो गई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो गई तो यहां पे मुझे कौन नहीं मिला? COH होल ट्वाइस नहीं मिला, और यहां मिल गया। क्यों मिल गया मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड? क्योंकि हाइड्रोक्साइड में मैंने लैटिस कंसीडर किया था और कार्बोनेट में मैंने हाइड्रेशन एंथैल्पी कंसीडर किया। तो जो ज्यादा सॉल्युबल होगा वो मिलेगा ही नहीं, और जो कम सॉल्युबल होगा उसकी क्या बन जाएगी? पीपीटी। तो यहां पर तो मुझे किसकी पीपीटी मिलेगी? कैल्शियम के कार्बोनेट की। और यहां पर किसकी पीपीटी मिलेगी? मैग्नीशियम के हाइड्रो। मैग्नीशियम कार्बोनेट बना होगा पर हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए, हम उसको सेपरेट नहीं कर। क्लार्क्स मेथड नाम से ही क्लियर है, कुछ ऐसी चीज यूज होगी। तो यूज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किसका यूज करते हैं हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी पीपीटी बन जाएगी जैसे ही हम इसको देखेंगे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट की इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, टेम्परेरी हार्डनेस है। जैसे आप उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाओगे तो आपको याद है किसका फॉर्मेशन होगा? CaCO3 का। और CaCO3 पीपीटी के रूप में नीचे बैठ जाएगा। तो जहां भी कैल्शियम दिखाई दे कार्बोनेट की फॉर्म में, हमेशा क्या बनाना है? CaCO3। और मैग्नीशियम के केस में MgCO3 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज दैट इज मोर वाटर सॉल्युबल। तो आप चाहो तो यहीं पर ही हिंट लिख लेना कि ये वाटर सॉल्युबल है, इसलिए ये ऑब्टेन्ड नहीं हुआ। देखो टेम्परेरी में करना क्या होगा? गर्म करके छानना है। जब छानोगे तो आपके पास पानी में क्या बच जाएगा? पीपीटी। तो पीपीटी तो छलनी में अलग हो जाएगी ना। तो इस केस में कौन सी पीपीटी निकली? और इस केस में Mg हाइड्रोक्साइड। हाई अमाउंट, अगर आपने ज्यादा मिला दिया ऐसे ही कि ज्यादा प्योरीफाई करना है तो नहीं होगा। हाई अमाउंट कॉज आर्टिफिशियल पर हार्डनेस, यानी कि ये खुद हार्डनेस रिमूव करने की बजाय क्या करेगा? हार्डनेस बढ़ा देगा। और याद रखना इनका अमाउंट ppm में निकालते हैं, पार्ट्स पर मिल। ऐसे भर के नहीं डाल सकते ना, बहुत इतना सा।
वो भी पीपीएम को आपको याद मालूम है, यूनिट पढ़ रखी है आपने। परमानेंट, परमानेंट को दूर करने के कई मेथड हैं। सबसे पहले यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। इट रिमूव्स बोथ टेम्पररी प्लस परमानेंट हार्डनेस। तो अभी इसका कभी कुछ पूछा जाएगा तो इसी तरह से पूछा जाएगा कि बताओ किसका यूज दोनों तरह की हार्डनेस को दूर करने में किया जा सकता है। तो किसका करेंगे अपन? वॉशिंग सोडा। लोकेश चौधरी सर आ रहे हैं क्या? ठीक है। सेल बायोलॉजी चालू होगी कल से। कौन सा मॉड्यूल बोला आपने? सेल बायोलॉजी वाला मॉड्यूल लेके आना, लोकेश चौधरी सर कल से पढ़ाएंगे, है ना। सेल बायोलॉजी चालू होगी आपकी, है ना। तो आप वो कल से मॉड्यूल लेना, मुझे नहीं पता कौन सा मॉड्यूल है, देख लेना, है ना। हाँ, क्या रिमूव करता है ये? टेम्परेरी और परमानेंट। अब बताओ वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बोलो। अच्छा, इंप्योरिटी किसकी है इस बार? क्लोराइड और सल्फेट। तो आप CaCl2 ये रिमूव करना है, किसका यूज करके? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बोलो। Na2CO3। बताओ डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्या? आसानी से हो जाएगा। क्या क्या बन जाएगा? CaCO3 पीपीटी की फॉर्म में नीचे बैठ गया और NaCl अलग हो गया। तो इस तरह से हम किसका यूज कर रहे हैं? वॉशिंग सोडा का। ठीक है। अब टेम्परेरी, अगर यहाँ पे मैं बाइकार्बोनेट ले लेता तो मैं सोडियम का बाइकार्बोनेट बन जाता, बात वही होती। और ये बस अपने को अल्टीमेटली इनको क्या करना है? ब्रेक करना होता है। बस ब्रेक करेंगे तो ये ऐसे पीपीटी की फॉर्म में बाहर आ गया। नेक्स्ट, कालगोन या कैलगोन, कैल्शियम गोन, यानी कि स्पेसिफिकली किसके लिए यूज हुआ होगा? कैल्शियम की इम्प्योरिटीज को दूर करने के। इसमें किसका यूज होगा? एक कॉम्प्लेक्स सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट, इसका यूज करेंगे बेटा। और ये कॉम्प्लेक्स हम आसानी से बना सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। देखो बोर्ड पर लिखो, बैटरी चेंज। देखो नाम में ही क्या क्या छुपा हुआ है। एक तो सोडियम होगा, तो सोडियम मतलब Na। हेक्सा मेटा फॉस्फेट। अब याद करो मेटा फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या था? HPO3। ठीक है। इसमें से अगर ये हटा दूं H और इसकी जगह सोडियम आ जाए तो इसका पूरा नाम क्या बन जाएगा? सोडियम मेटाफॉस्फेट। क्योंकि ये मेटाफॉस्फेट है, क्योंकि जब इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, एक से बनता है कोई एसिड, तो क्या बोलते हैं? 8। तो ये बन गया ना। अब इसका कितना यूनिट लेना है मुझे? 6 यूनिट। अब 6 यूनिट को कुछ इस तरह से नया फॉर्मूला बनाकर दे दिया है, जैसे Na2Na4PO3 होल 6। तो देखो सोडियम भी 6 हो गया और मेटाफॉस्फेट भी 6 हो गया, तभी तो पूरा नाम क्या पड़ा हुआ है? सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। अब मुझे इंप्योरिटीज हटानी है। इंप्योरिटीज हटाने के लिए मैं इसको ट्रीट कर देता हूं, कोई भी हो, मान लीजिए जैसे कैल्शियम क्लोराइड ही है, तो बताओ क्या क्या रिलीज हो जाएगा? Cl है और Na है, तो एक तो आप क्या रिलीज कर दो? NaCl।
और Cl जो Na रिलीज होगा वो कौन सा वाला रिप्लेस होगा, ये वाला। बताओ कैल्शियम के पास ज्यादा चार्ज डेंसिटी है कि सोडियम के पास? साइज छोटा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, चार्ज भी तो ज्यादा है। तो वो इसको सीधा क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स में से रिप्लेस। तो रिप्लेस करेगा तो बाहर वाला सोडियम तो एज इट इज, फॉस्फेट एज इट इज, सिर्फ किसको एक्सचेंज कर दिया हमने, अंदर। अब देखो अंदर कितनी वैलेंसी हो रही है, 4। ये अगर होगा तो 2 से ही काम चल जाएगा, इसलिए यहां लिखेंगे Ca2। इस तरह हमने एक कॉम्प्लेक्स का यूज करके उसमें से किसकी इंप्योरिटीज को बाहर निकाल लिया, कैल। अगर मैग्नीशियम होता तो यहाँ मैग्नीशियम चला जाता, बात वही होती। क्लोराइड है, सल्फेट लिया होता तो यहाँ पे क्या बन जाता, सोडियम सल्फेट बन जाता। तो वही सब रीअरेंज करके लिखा हुआ है, तो कोई भी एक इक्वेशन हम याद करें। नेक्स्ट, परम्यूटेट। परम्यूटेट, परम्यूटेट का मतलब है यूज ऑफ सोडियम जियोलाइट। बताओ कहां पढ़ा था? पी ब्लॉक में, जब हम सिलिकॉन सिलिकेट पढ़ रहे थे। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया था Na2Z। अब इसको मैं वापस से बनाता हूं, SiO2, ठीक है। SiO2 में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज। अब कुछ यूनिट रिप्लेस होंगी तो कौन आ जाएगा, Al2O3। कुछ और रिप्लेस होंगी तो Na2O, है ना। अब कितनी यूनिट रिप्लेस हुई, 2। यहां मैंने लगा दिया 2 बैलेंस करने के लिए, क्योंकि भाई 2 को कंपनसेट करने के लिए 2 ले लिया। इन सबको मिला जुला के एक फॉर्मूला बना लो, क्या बनेगा, Na2Al2 Si2। सबसे पहले तो वो लिख लिए, कैटायन कैटायन, एनायन, ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4 और 4 8, O8XH2O। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, सोडियम जो। तो आप चाहो तो लॉन्ग फॉर्मूला भी लिख सकते हो, Na2O Al2O3 2SiO2 सम अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, Na2Al2 Si2 O8XH2O। और आपको कहते हैं जियोलाइट लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जेड का। तो हम इसका बहुत ही शॉर्ट में क्या बना सकते हैं, Na2Z। Na2 ताकि पता लग जाए सोडियम है, और जियोलाइट तो ये है ही सही, तो बन गया ना Na2Z। अब ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स टाइप रिएक्शन हो जाएगी। Na2Z किसकी इंप्योरिटी है, कैल्शियम के क्लोराइड की। तो ये एक तरह की, आपने देखा होगा पुराने समय में घर पे जो प्योरीफायर होता था उसमें 2 सेल लगे होते थे। स्टील का टैंक होता था, उसमें 2 सेल लगे होते थे, उसका काम होता था वाटर प्योरीफाई करना। फिर कुछ दिनों के बाद वो सेल काम करना बंद कर देता। क्यों, क्योंकि उसकी सारी दीवारें भर जाती थी इम्प्योरिटी से, क्योंकि उसका काम क्या होता था, इम्प्योरिटीज को एड्सॉर्ब कर लेना। फिर हम उनको खोलते थे, पानी से साफ करते थे, वापस से प्लेस कर देते। तो ये भी इसी तरह से होगा, जितनी देर तक ये चल सकता है जब तक चलाते रहो, NaCl बनते रहेगा और कैल्शियम जियोलाइट बन जाएगा। फिर ऐसा समय आएगा कि सारा का सारा सेचुरेट हो गया, तो इसको क्या करेंगे, रीजनरेट। रीजनरेट करने का मतलब है ये पूरी तरह से भर गया और पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम जियोलाइट में। तो इसको बाहर निकाल लो और बाहर निकाल कर किस में प्लेस कर दो, सोडियम क्लोराइड के सॉल्ट सॉल्यूशन में। तो ये वापस से रिस्टोर हो जाएगा, Na2Z और क्या बन गया, CaCl। तो हमने वापस उसी प्रोसेस को क्या कर दिया बेटा, बाहर निकाल के रिवर्स। वही मत करना रिवर्स, है ना। पूरा हो गया, जब हमें लगा कि वाटर प्योरीफाई होना बंद हो गया, उसको निकाला, दूसरे सॉल्यूशन में रखा और वहां पर उसको वापस से रिस्टोर कर लिया। फिर इसको वापस इसमें फिट कर दिया। इस पानी को आप किस में काम में नहीं ले सकते, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए काम में नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें कुछ ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज मिक्स हैं। तो इसके बारे में क्या खास बात लिखेंगे, दिस वाटर can't be used for drinking purpose। आप इसका पीने के लिए यूज नहीं करेंगे। किस किस से हम
टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस दूर कर सकते हैं, वॉशिंग सोडा वाला। किस पानी को पीने के काम में नहीं ले सकते, परम्यूट। किसमें कैल्शियम को हटाने के लिए स्पेसिफिकली काम किया गया, कैलगोन। किसका यूज किया, अब पीछे आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना बस वो इसी पर बेस्ड होंगे, इसी तरह से, है ना। किसका यूज किया, किसको टेम्पररी परमानेंट के लिए यूज करते हैं, किसको दोनों के लिए यूज करते हैं, कौन सा पानी पीने लायक नहीं है, यही सब क्वेश्चन चलते रहे। अब इसमें एक आखिरी मेथड और लंबा मेथड, नाम में उसका यही लिख देता हूं, आयन एक्सचेंज रेजिन। अब ये रेजिन का मतलब यहां पे एक पॉलीमर है, क्रॉस लिंक पॉलीमर, जाली जैसा। उस जाली जैसे पॉलीमर में हमें आयंस का क्या करना है बेटा, एक्सचेंज। तो हमारे पास कौन कौन से आयन है, केटायन और एनायन। तो एक में किसका एक्सचेंज करेंगे, केटायन का, दूसरे में किसका एक्सचेंज कर देंगे, एनायन का। कौन से पेज पे दे रखा है ये, 150 पे, है ना। सब लोग वहां पर उन दोनों चेंबर्स को देखो, मैं बोर्ड पे बनाऊंगा उनको ना। किस मेथड को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं अपन, आयन एक्सचेंज रेजिन। ये हटा दो ना सब। आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। रेजिन क्या बोला मैंने आपको एक अभी थोड़ी देर पहले, पॉलीमर, और वो भी कैसा, क्रॉस लिंक, यानी कि इसमें नेटवर्क होगा। अब देखो, इसमें हमारे पास दो एक्सचेंजर हैं, एक है कैटायन एक्सचेंजर और दूसरा होगा एनायन एक्सचेंजर। कैटायन एक्सचेंजर के नाम से ही क्लियर है, किसका एक्सचेंज करेंगे, कैटायन का। और एनायन एक्सचेंजर के नाम से ही क्लियर है, किसका एक्सचेंज करेंगे, एनायन। दो अलग अलग ग्रिड बनाएंगे, है ना। इसमें जो कैटायन एक्सचेंजर है वो है मेरे पास RCOOH। इसका यूज करेंगे, बताओ कौन रिप्लेस हो जाएगा, कैटायन किससे रिप्लेस हो जाएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम से। और यहां पर दूसरा रेजिन काम मिलेंगे, बनाया हमने, और वो है RNH3OH। तो बताओ इसमें नेगेटिव पार्ट कौन सा है, ये वाला। अब देखते हैं क्या होगा, आने दीजिए हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में बताओ क्या क्या आएगा, सर हार्ड वाटर में कैल्शियम के, मैग्नीशियम के आयंस तो आएंगे ही सही, बाइकार्बोनेट आएगा, क्लोराइड आएगा और सल्फेट, सब इसमें गए। किसको एक्सचेंज करते चले जाएंगे, H+, इनको हटाते जाएगा। अब देखो, तो ये जैसे ही कैल्शियम और मैग्नीशियम को एक्सचेंज करेंगे, बताओ हमारे पास नया कॉम्प्लेक्स क्या बन गया, RCOO ट्वाइस, क्योंकि इसकी तो वैलेंसी 1 है, इनकी 2 है, मान लीजिए मैंने ले लिया C, बन गया। किसका एक्सचेंज हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम सब यहीं रुक जाएंगे। अब इस पानी को आगे जाने देते हैं। तो जब ये पानी आगे जाएगा तो बताओ इसके साथ साथ क्या क्या चीजें आगे जाएंगी, सर इसके साथ H+ जाएगा ही सही, क्योंकि H+ आपने फ्री करवा दिया। साथ में ये सारे नेगेटिव जाएंगे, कौन कौन जाएगा, बाइकार्बोनेट जाएगा, और बताओ क्लोराइड जाएगा और सल्फेट। इन तीनों का एक्सचेंज कहाँ होगा, यहाँ पे। अब जब ये तीनों यहाँ पहुंचेंगे तो हाइड्रोजन का तो एक्सचेंज होगा नहीं, पर उस बीच में हाइड्रोजन इनमें से किसी से भी रिएक्ट कर सकता है, HCl बना सकता है, H2SO4 बना सकता है, तो बनता ही होगा थोड़ा बहुत तो। अब क्या होगा, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो हमें याद है यहाँ पर एक्सचेंज होगा। मान लीजिए OH का एक्सचेंज किससे हो गया,
क्लोरीन से, तो क्लोरीन की जगह सल्फेट भी हो सकता है और बाइकार्बोनेट। तो अब देखो यहां से H का तो कुछ बिगड़ा नहीं ना, H तो एज इट इज है, और यहां से क्या मिल जाएगा OH, तो यहां से कौन सा वाटर बाहर निकलता रहेगा, वाटर बाहर आते रहेगा। पर इस वाटर का यूज भी आप किस में नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सर जरूरी थोड़ा है कि सारा का सारा H+ रिप्लेस हुआ हो, सारा का सारा Cl रिप्लेस हो गया हो, कुछ अमाउंट ऑफ एसिड बना रह सकता है। ये तो तीनों एसिड ही बनाएंगे, ये कार्बोनिक एसिड, ये क्लोरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए इस पानी का यूज किसमें नहीं कर सकते। अब होगा क्या, जब ये पूरा एक्सचेंज हो जाएगा तो मुझे वापस से घुमानी पड़ेगी साइकिल, इनको बाहर निकालेंगे या फिर यहीं पे रीजनरेट करेंगे। मॉड्यूल में तो शायद यही रीजनरेट किया हुआ है ना, यानी कि इस प्रोसेस को रोक के रीजनरेशन स्टार्ट कर देंगे। अब देखो मुझे इसको वापस से बनाना हो तो बताओ इसको किससे ट्रीट करा दूं, बस कैल्शियम की जगह क्या लेना है, वापस से H, तो कोई भी एसिड ले लो जो जल्दी से अपना हाइड्रोजन दे देता हूं। तो मैंने यहाँ पे HCl ले लिया डाइल्यूट, जैसे ही यहां पर प्रोसेस होगा वापस से क्या बन जाएगा RCOOH और तो ये रीजनरेट हो गया। इधर रीजनरेट करने के लिए किससे ट्रीट कराऊं, एल्केली से, तो यहां पर मैं इसको RNH3OH जो ग्रिड पूरा मेरा भर गया है उसको मैंने डाइल्यूट NaOH से ट्रीट करा दिया बेटा, तो वापस से क्या हो गया RNH3OH और क्या निकल गया। तो ये देखो वापस से दोनों बन गए ना अपने, और इनका फिर वापस से इसमें यूज होते रहेगा। अब इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, उसके लिए आप एक्सरसाइज 1 पर आओ। इसकी क्या पूछेगा हमसे, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए इसका, एक्सरसाइज 1 का, पेज नंबर है 154, है ना। पहले 14 पढ़ो जल्दी से, आंसर करो। आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 10 करो। किसका एक, जब कोई एनायन एक्सचेंजर में पहुंचेगा तो कौन नहीं होगा उसमें, कैल्शियम। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कैटायन एक्सचेंजर में रुक गया होगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट हो सकता है, क्या इस पानी को पीने के काम में ले सकते हैं, तो पीने के काम में नहीं। क्या इससे दोनों तरह की इंप्योरिटीज दूर कर सकते हैं, यस सर। हमने तो बाइकार्बोनेट भी ले लिया यहाँ पे, इसका मतलब ये भी वापस से दोनों तरह की इंप्योरिटीज को रिमूव करने के काम आएगा। तो हम इसके ऊपर यहाँ पे कहीं मेंशन कर लो, रिमूव्स बोथ हार्डनेस। और ये पानी किस में काम नहीं आ सकता, ड्रिंकिंग पर्पस के काम नहीं आ सकता, लिखा हुआ है ना, कैन बी यूज्ड। कैन नॉट होना चाहिए। भाई कुछ एसिड तो होगा, उसमें बोल रहा है पीने के काम में ले सकते हैं, नॉट लिखा होगा, ऊपर नॉट और नीचे नहीं लिखा होगा, दिखा दो बेटा। भाई इस इसके ठीक नीचे तो यही लिखा हुआ है। हाँ दोनों ही उल्टा पुल्टा कर रखा है। हम्म, अब तो कैन नॉट को ही सही करूं, क्योंकि उसमें अभी भी क्या है, एसिड की इम्प्योरिटीज तो है ही सही। प्रोसेस क्लियर हो गए सारे, कितनी तरह की हार्डनेस, कौन कौन सी, टेम्पररी किसकी वजह से, बाइकार्बोनेट, ठीक है।
परमानेंट किसकी वजह से? क्लोराइड्स और सल्फेट। टेम्परेरी को रिमूव करने के कितने मेथड? दो। कौन कौन सा? बॉइलिंग और क्लार्क। और इसको रिमूव करने के चार। वॉशिंग सोडा, कैलगोन, परम्यूटेड, आयन एक्सचेंज, है ना। और आयन एक्सचेंज और परम्यूटेड में हमने किसका यूज किया? ग्रिड्स का यूज किया है। एक तरह के पॉलीमर्स होते हैं जिनका यूज करते हैं और जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं फिर उन्हें वापस से किया जाता है रीजनरेट। किस किस मेथड से दोनों तरह की इंप्योरिटी उड़ाई जा सकती हैं? वॉशिंग सोडा और आयन एक्सचेंज। सबसे कॉम्प्लिकेटेड तो आयन एक्सचेंज लग रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रोसेस चल रहा है। रेजिन एक तरह के क्या होते हैं? पॉलीमर्स, जो नेचर में कैसे होते हैं? क्रॉस लिंक। क्या हमने अपने सिलेबस में कोई क्रॉस लिंक पढ़ा था? याद करो याद। सिलिकेट, सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स क्रॉस लिंक पॉलीमर थे अपने। तो जल्दी से एंड करो चैप्टर, थोड़ा सा पार्ट बाकी है। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक स्टार्ट कर दें। पहला पार्ट हटा दूं? नेक्स्ट है हैवी वाटर। व्हाट इज मीन बाय हैवी वाटर? D2O। अब हमने प्रोटियम की जगह किसका यूज कर लिया? ड्यूटेरियम। एक्चुअल में क्या था, बहुत टाइम पहले 1932 में फर्स्ट टाइम हैवी वाटर एक्सट्रैक्ट हुआ। अब बताओ हैवी वाटर कहीं मिलता होगा या बनाना पड़ता होगा? बनाना पड़ता है। कहीं यूज पड़ा है आपने इसका? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, है ना। और न्यूक्लियर रिएक्टर में आपको याद है जो एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो महंगी बनती है थोड़ी सी। क्यों महंगी बनती है? एक तो यूरेनियम महंगा, प्लांट हमें जो है कहां से इंपोर्ट करना पड़ता है? यूएसए से। उसकी टेक्नोलॉजी कौन देता है हमको? यूएसए। वो उसने पेटेंट करा ली, इसलिए हमें उससे टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ती है। अब हम उसमें यूज करते हैं यूरेनियम का, पर उसमें एक मेन इंपॉर्टेंट यूज किसका है? हैवी वाटर। तो क्या होता है बेटा, ये जो नॉर्मल वाटर है ना, इसका बार बार इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। यानी कि इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते 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 थोड़े अमाउंट में H+ और OH तो बन नहीं रहा है, पर थोड़े अमाउंट में किसका भी फॉर्मेशन होता है? D+ और OD-। यानी कि नॉर्मल वाटर से ही क्या बनता है? हैवी वाटर। इसका एक एक्सपेक्टेड है कि अगर आपने 2500 लीटर नॉर्मल वाटर लिया तब जाकर 100 ml D2O में। तो यानी कि प्रोसेस तो बहुत ज्यादा ऐसा हो गया कि हमने देखो कितना सारा तो वाटर लिया और सिर्फ 100 ml। तो आपको याद है सोडे के गिलास में भी 200 आता है, तो उसका भी आधा, चाय के जितना, है ना। यानी कि इतना कम D2O ऑब्टेन होता है। तो ये हमारे काम का इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में इसके बिना काम नहीं चल सकता। तो पहली बात तो ये कैसे बनाया। दूसरी बात इसकी प्रॉपर्टीज। ये मोबाइल लिक्विड है, यानी कि घूमता रहता है। भारी है, इसलिए इसकी सारी रिएक्शंस वाटर जैसी तो हैं पर स्लो हो गई। यानी कि रिएक्शन तो वही करनी है जो हम पढ़ते हैं वाटर में, बस रिएक्शन में हमें क्या करना है? रेट ऑफ रिएक्शन स्लो करना। ऑल फिजिकल कांस्टेंट्स आर हायर देन वाटर। जैसे अगर मैं बात करूं, बताओ वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री। ये थोड़ा 3 डिग्री पे होएगा, यानी कि मुझे इसको फ्रीज करने के लिए थोड़े ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हुई, -3 पे जाकर फ्रीज होगा। तो हर चीज इसकी क्या हो जाएगी? ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? इसका 101 हो जाएगा। तो आपको मतलब यहाँ पर हर चीज उससे क्या मिलेगी? ज्यादा, एक्सेप्ट
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, है ना। बताओ वाटर का कितना बताया था, 81, और इसका कितना आता है 70। तो ये एक ही जगह पीछे है वाटर से, वो भी कहां पर, सिर्फ यहाँ पर, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसलिए इसका यूज नहीं कर पा रहे थे हम। अब देखो जरा सा ही फर्क होने पे कितना डिफरेंस आ गया। पहली बात तो अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल है ना, इसीलिए इसका यूज कम होगा। ऑल रिएक्शंस आर सिमिलर टू वाटर। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा Li3n, इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊं, तो हाइड्रोलाइसिस अब मैं किससे करा रहा हूं, हैवी वाटर से। तो हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या है, D2। हमें याद है इसके दो पार्ट बनेंगे, D प्लस OD माइनस, OD किस पे अटैक करेगा, Li पर, तो LiOD, और क्या बनेगा, ND3। वो NH3 बनता था, बस यहाँ पर ND हो। आपको बस ये ध्यान रखना है, H हटाकर क्या लगाना है, D। हर जगह सेम रिएक्शन, बस H लगाकर हटाकर D, और रेट ऑफ रिएक्शन स्लो करते जाए। इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में एक रिएक्शन आई थी कि CH4 की रिएक्शन जब क्लोरीन से हुई थी तो CH3 थोड़ा फास्ट बन गया था, और वही रिएक्शन जब किसके साथ हुई थी, CD4 के साथ, तो रिएक्शन थोड़ी सी स्लो हो गई थी। तो स्लो किसकी वजह से हो गई थी, इस D की वजह से। ये D कैसा है, इसका मास ज्यादा है ना बेटा, तो मास ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी सी क्या होगी, थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, इसी वजह से ये थोड़ा धीरे रिएक्ट करेगा। ये हटा दूं, कुछ और कोई खास बात दे रखी है क्या, पढ़ो तो D2O के बारे में। मॉडरेटर की तरह यूज होता है, अपने अपने यहाँ से थोड़ी दूरी है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, रावत भाटा, 50 किलोमीटर दूर है। हाँ जी, अब आ जाइए इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या हम इसके बारे में पहले कुछ पढ़ चुके हैं, बताओ क्या पढ़ चुके हैं। हाँ, इट हैज ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसका म्यू नॉट नॉट इक्वल टू 0। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें दोनों तरह के बॉन्ड हैं, पोलर भी, नॉन। ये वाला बॉन्ड कैसा है, नॉन पोल। क्यों बोलते हैं नॉन पोलर, सर यहाँ EN डिफरेंस है ही नहीं, तो जब नॉन पोलर बोलेंगे तो EN डिफरेंस देख लेंगे। और ये वाला बॉन्ड पोलर, क्यों बोला पोलर, क्योंकि सर यहाँ EN डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0 चलता है। तो इसके बारे में दो खास बात तो पहले से पता है हमको। पहला ये कि सर ये हाफ ओपन बुक स्ट्रक्चर है, म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, और इसके अलावा इसमें दो तरह के बॉन्ड है। चलिए इसको बनाएं। क्या मैंने पेरोक्साइड को बनाने के लिए कभी कोई लाइन बोल रखी है, एक लाइन बोली है। पेरोक्साइड को बनाने के लिए चाहिए पेरोक्साइड, तो सबसे पहले हम इसको जब बनाते हैं तो बनाने के लिए मुझे चाहिए बेरियम पेरोक्साइड, BaO2, और इसको किससे ट्रीट कर दो बेटा, H2SO4 से। H2SO4 तो हमारा किंग ऑफ एसिड्स, किंग ऑफ केमिकल, सभी जगह काम आ जाता है बेचारा। सीधा क्या करो, डबल डिस्प्लेसमेंट, H2O2 और BaSO4, बन गया आसानी से, पेरोक्साइड की मदद ले ली। दूसरा मेथड इंपॉर्टेंट है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक आधा पार्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, या फिर हम बोले फ्रॉम H2SO4। आप तो लिख लो फ्रॉम H2SO4। अब क्या होगा बेटा, H2SO4 में जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो H2SO4 डाई बेसिक एसिड होता है। डाई बेसिक का मतलब दो H है, पर एक हाइड्रोजन जल्दी निकलता है इसका, पहला वाला, है ना, क्योंकि वो वाला हाइड्रोजन निकलने के बाद थोड़ी सी प्रोसेस स्लो हो जाती है।
स्लो इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब और हाइड्रोजन देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्या होगा, जैसे ही हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, किस पे भागेगा, कैथोड पे। और कैथोड पे जाके क्या बन जाएगा, H2 रिलीज हो गया। ये वाला पार्ट कहाँ पहुंचेगा, एनोड पे। एनोड पे आपको याद है क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होकर ये बन जाएगा H2S2O8। क्योंकि मुझे पेरोक्साइड बनाना है, तो पेरोक्साइड बनाने के लिए पहले क्या क्रिएट करो, पेरोक्साइड। बताओ ये क्या नाम है इसका, मार्शल एसिड या फिर पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। बस इसका क्या कराना है, हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइसिस ऑफ H2S2O8। कैसे पता लगा इसमें पेरोक्सिल लिंकेज है, ऑक्सीडेशन स्टेट से। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल से ऊपर, समझ जाना कौन सा लिंकेज बनाना पड़ेगा, पेरोक्सी। अब यहां पर H2S2O2 का हाइड्रोलाइसिस करना है। देखें बोर्ड पर, ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। वाटर जब इस पे अटैक करेगा बेटा, तो H2O2 H2S2O8 के स्ट्रक्चर में बना रहा हूं बोर्ड पे, कौन सा लिंकेज बनाना पड़ेगा, पेरोक्सी। तो सल्फर सल्फर के बीच में पेरोक्सी लिंकेज, यहां डबल बॉन्ड और OH हो गए सारे के सारे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पूरे। अब बताओ वाटर अटैक करेगा तो बॉन्ड यहां से टूटना चाहिए कि यहां कहीं से, यहां से टूटेगा तो सर कोई चार्ज ही नहीं आएगा, चार्ज नहीं आएगा तो वाटर अटैक कैसे करेगा। इसलिए आप या तो यहां से ब्रेक करो या फिर यहाँ, चलिए हम इसको यहां से कर देते हैं ब्रेक। जैसे ब्रेक करेंगे, इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस पर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की तरफ कौन भागेगा, OH, और नेगेटिव की तरफ कौन भागेगा, H। बताओ क्या बन गया, H2SO4, ये तो बन गया। और वो क्या बन गया, H2SO5। क्या इसमें पेरोक्सिल लिंकेज है, कौन सा एसिड है ये, कैरोज एसिड। तो भाई इसी को तो बना रहे हैं अपन, यहां पर S डबल बॉन्ड O OH OOH। अब फिर से वाटर का अटैक होगा सेकेंड राउंड में, H+OH-। बताओ कौन किस पे अटैक करेगा, ये यहीं से टूटेगा बेटा। इस पे नेगेटिव आया कि पॉजिटिव, पॉजिटिव। इस पे नेगेटिव, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया। अपने पास क्या क्या बन गया, H2SO4, अपना प्रोडक्ट बन गया H2O2। इस तरह से हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना। ये वाली रिएक्शन बताओ कहां पढ़ के आए हो, किस नाम से, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑक्सी एसिड। और हमने वहां पे पायरो का भी कराया था और इसका भी। इससे 2 मोल H2SO4 मिले, इसलिए इसका नाम था परऑक्सो डाइसल्फ। और H2SO5 का नाम क्या था, परऑक्सो मोनो, क्योंकि इससे एक ही वाटर मॉलिक्यूल मिला। जनरल नेम याद है, मार्शल कैरोज। जो लोग नहीं लिख रहे, पेज नंबर 152, ऊपर से प्रॉपर्टीज पढ़ लो थोड़ी थोड़ी, अभी पूछूंगा क्वेश्चन एक। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत पढ़ लो, स्पेशली सेकंड नंबर का। फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, कौन सी वाली, सेकंड नंबर की। उसका रीजन देना है आप में से। पहली बात तो ये बताओ कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं। है सर, क्योंकि आपको इसमें दो दो एक्टिव हाइड्रोजन दिख जाएंगे, क्योंकि दोनों ही किससे जुड़े हुए हैं,
ऑक्सीजन, तो यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की तो पूरी। अब मैं इसको किससे कंपेयर कर रहा हूँ? वाटर से। बताओ वाटर और इस दोनों में से कौन ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? H2O2, क्योंकि इसके पास सेंटर थोड़े ज्यादा है। स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? H2O की, H2O2 की? मॉड्यूल में लिखा है ऐसा, H2O की। अब आपको रीजन बताना है। स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है बेटा, इसकी कम है। इसके नंबर ज्यादा हो सकते हैं, है ना, पर स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा। अब आपको सिर्फ रीजन ढूंढना है क्या? क्योंकि यहां ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है -2, और जिसके पास माइनस में चार्ज ज्यादा होगा उसकी En ज्यादा, और वो हाइड्रोजन के ऊपर ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। जबकि यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या है? -1, इसलिए En कम। जिसकी En कम वो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी कम प्रोवाइड करेगा। इसलिए स्ट्रेंथ वाइज हमें किसको आगे रखना है? H2O को। और नंबर वाइज H2, क्योंकि उसके पास ज्यादा साइड्स हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं D2O लेना चाहूं तो बताओ D2O यहां आएगा कि यहां आएगा? क्योंकि चार्ज तो सेम आएगा, तो D2O और आगे आएगा। क्यों आगे आएगा? क्योंकि D2O में मास ज्यादा है। भाई वो कैसा बॉन्ड है? इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर किस पे भी डिपेंड करता है? मास पे भी। भूल गए, अपने पढ़ा था वॉन्डरवॉल और हाइड्रोजन दोनों ही तो इंटरमोलिकुलर हैं। तो हमें वहां पर किस पे भी डिपेंडेंसी देखने को मिलती है? मास पे। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो, इसीलिए H2O और भी आगे। किसमें? स्ट्रेंथ। नंबर में तो दोनों सेम है, नंबर में तो आगे कौन हो जाएगा? H2O2। देखो इसकी प्रॉपर्टीज जो है, उन प्रॉपर्टीज को एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना। देना बेटा, मैं पढ़ रहा हूं ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो मैंने लिखी बोर्ड पर, है ना। देखो सबसे पहले, प्योर H2O2 किस कलर का होगा? कोई कलर नहीं होगा, कोई ऑर्डर नहीं होगी, पर थोड़ा सा अगर इम्प्योर हुआ तो ब्लूइश हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ब्लूइश हो जाएगा। क्योंकि आपको याद है इसमें से ऑक्सीजन निकलेगी, ब्लीचिंग, है ना, तो थोड़ा बहुत कलर प्रोवाइड कर सकता है, और किसी और के साथ जुड़ेगा तो कलर उड़ा देगा। ठीक है। मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट तो उसका ज्यादा है ना। बॉइलिंग पॉइंट किससे डिसाइड होता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से। पर स्ट्रेंथ किससे डिसाइड होती है? चार्ज से। तो स्ट्रेंथ अगर पूछे, दोनों में बेटा डिफरेंस है। अगर यही बात मैं किसके लिए लिखूं? बॉइलिंग पॉइंट के लिए, तो H2O2 आगे, फिर D2O, और सबसे पीछे H2। स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो सबसे आगे D2O, फिर H2, फिर चार्ज से देख रहे हैं, है ना। वाटर किस किस में सॉल्युबल है? वाटर, अल्कोहल, ईथर में। थोड़ा सा कैसा होगा? बिटर, और स्किन पे गिरेगा तो नुकसान करेगा, कलर उड़ाएगा। डाइबेसिक, क्योंकि दो दो हाइड्रोजन है निकलने के लिए। ऑक्सीडाइजिंग भी और रिड्यूसिंग, ये भी डिस्कस करते हैं। और लास्ट, ये इसका 30% सॉल्यूशन क्या कहलाता है? पर हाइड्रोल। ये इसका कैसा यूज है? कमर्शियल। और एक चीज इसको याद रखना, इसको हमेशा किसमें भरा जाएगा? डार्क बोटल्स में, क्योंकि ये बॉन्ड हाईली अनस्टेबल है, इसलिए जल्दी जल्दी टूटेगा। अब इसमें आप सबसे लास्ट लास्ट में दो डायग्राम दे रखे हैं H2O2 के। दोनों में क्या फर्क है? एक है गैस और एक है सॉलिड। अब देखो, हवा में बैठेंगे तो बुक ज्यादा खुल जाएगी, इसलिए उसका बॉन्ड एंगल बड़ा है, और सॉलिड का बॉन्ड एंगल कम है। तो ऐसे याद रह जाएगा अपने को कि सर जब अगर हवा में बैठेंगे लैपटॉप ज्यादा खुल जाएगा, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, हिंज ज्यादा फैल जाएगा। और जब हम सॉलिड स्टेट में बैठेंगे तो फिर उसकी जो बॉन्ड एंगल है वो कम। तभी तो बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आ रहा होगा, एक का तो 90 समथिंग आ रहा होगा और एक का 100 के ऊपर चला गया। तो वो केवल किसकी डिफरेंस है? फेज की। एक लिक्विड, एक गैसियस फेज है और एक सॉलिड। अब अपन को किस बारे में बात करनी है? इसकी नेचर। हाँ बेटा, बिल्कुल बोल सकते हैं विस्कोसिटी, क्योंकि जहां पर OH बॉन्ड ज्यादा, मतलब जहां पे OH ग्रुप ज्यादा, वहां पे विस्कोसिटी भी ज्यादा। देखो आप याद करो, स्ट्रेंथ में हमने HF को कंपेयर किया था H2O से, तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा बताई थी? HF।
और फिर हमने ये भी बोला था कि स्ट्रेंथ तो किससे कंपेयर करते हैं, En से, चार्ज से। पर बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए हमें दोनों चीजें देखनी पड़ती है कि कौन ज्यादा बॉन्ड बना रहा है। तो भाई बॉन्ड तो कौन ज्यादा बना रहा है, H2O2 बनाता है। H2O2 किसकी तरह भी यूज होता है, ब्लीचिंग एजेंट। H2O2 किसकी तरह भी यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग। H2O2 किसकी तरह भी यूज होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब इट्स टाइम फॉर डिस्प्रोपोर्शन, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शन में ही ऐसा पॉसिबल है कि ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी। तो देखो H2O2 टूटकर H2O और क्या प्रोड्यूस करते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। यहां बताओ ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, माइनस। यहां कितना हो गया, तो रिडक्शन, और यहां हो गया जीरो, ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीजन किसी के साथ लगेगा तो उसका क्या कर देगा, ब्लीचिंग। अब अगर मैं इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखूं तो खुद को रिड्यूस करेगा, तभी तो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो ये तो इसका कौन सा नेचर हो गया, ऑक्सीडाइजिंग। और अगर यही बात मैं किसके लिए करूं, रिड्यूसिंग एजेंट वाली बात, तो फिर ये H2O2 से आपको क्या बनाना होगा, नेसेंट ऑक्सीजन। तो यहां पर तो देखो -1 से किस में चला गया, -2 में, और यहाँ पे -1 से किस में चला गया, 0 में। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है अपने को। यहाँ पर कौन सी नेचर है, ऑक्सीडाइज। यहाँ कौन सी नेचर है, रिड्यूस। वही सब चार्ट बनेगा जो अपन पहले बना देते हैं। रिड्यूस करना है तो Fe+3 को किस में ले जाओ, Fe+2 में ले जाओ। रिड्यूस करना है तो पर मैग्नेट MnO4-। अब इसमें अगर मीडियम एसिडिक है तो किस में पहुंचा देगा, +2 में, कलरलेस। और अगर मीडियम बेसिक है बेटा तो क्या बना देगा, Mn+4। उस केस में कलर आता है ब्राउन या ग्रीन, तो इस तरह से बन जाएगा। अगर किसी का ऑक्सीडेशन करना है तो +2 से किस में पहुंचा दो, +3 में। और ऐसे ही नाइट्राइट है तो उसको क्या बना दो, नाइट्रेट। सल्फाइड है तो उसको क्या बना दो, सल्फेट। तो वही सब रिएक्शन है जो पहले से चलते हुए आ रहे। स्पेशल एक रिएक्शन थी वो लेड वाली, ऑयल पेंटिंग्स, PVS काली पड़ गई, -2, किससे ट्रीट करा दिया, H2O2 से, तो सल्फेट बन गया और वो थोड़ी सी चमकने लगी। तो इस तरह से ये वाला इसका एक यूज जो है हम इसमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर के लिए पढ़। कितने क्वेश्चन आए एक्सरसाइज 2 में, 3 आए क्या, तीनों हो रहे। देखें तो क्या क्या है, हाँ चलो देखते हैं। फर्स्ट, सम स्टेटमेंट्स अबाउट हैवी वाटर। देखो हैवी वाटर इज यूज्ड एज मॉडरेटर, सही है, करेक्ट पूछा है, सही है, सही है ना। हैवी वाटर इज एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर, बिल्कुल, थोड़ा भारी है तभी ज्यादा एसोसिएटेड रहेगा। और लास्ट, हैवी वाटर इज मोर इफेक्टिव सॉल्वेंट देन ऑर्डिनरी वाटर, ये तो गलत है। कौन कौन सा सही है, फर्स्ट और सेकंड। फोर्थ आ गया, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप, सही है, बट आधी बात गलत है। ट्रीटियम इज द मोस्ट कॉमन, ट्रीटियम तो क्या है, रेडियो एक्टिव नहीं मिलेगा। दूसरा, हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज कैटायन, गलत। एनायन बनता है वो तो वहां पे, क्योंकि अगर मैंने लिखा है आयनिक सॉल्ट तो मान लीजिए NaH लिखा, तो NaH में उसका रोल कैसा हो गया, एनायनिक हो गया। और ये पूछ रहा है कि कभी भी कैटायन नहीं बन सकता, तो सही तो बोल रहे हैं, नहीं बन सकता। तीसरी, हाइड्रोनियम आयन H3O एग्जिस्ट इन फ्रीली इन सॉल्यूशन, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। H3O+ आयन तो बनते ही है, सॉरी, H3O+ आयन तो बनते ही है, तभी तो अपन pH वगैरह निकालते हैं। और लास्ट, डाई हाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो बन जाएगा। मान लीजिए अगर ये H- बना तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो भाई ये बोल रहा है कि कौन सी बात जो है इनकरेक्ट है। फर्स्ट तो इनकरेक्ट है ही सही है ना, इसने कौन सा आंसर और दे रखा है, 4 कर सकता है।
भाई रिड्यूसिंग एजेंट तो बन सकता है, H माइनस होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट ही हुआ। सोडियम से हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई, क्या बना? NaH। अब वो H माइनस किसी के साथ जुड़ेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हम फंक्शन पढ़ तो चुके हैं इसका, कि दे आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट जब मेटल हाइड्राइड्स होते हैं। और मेटल हाइड्राइड्स तो इंस्टेंट ही बनेंगे, उनको बना के थोड़ा रखा जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट भी गलत है और फोर्थ भी। लास्ट, टेम्पररी मेथड, क्लास हो गए। ठीक है, अब इसके साथ अपना ये वाला हो गया पार्ट खत्म। अब अपने पास कौन सा मॉड्यूल बचा है? मॉड्यूल नंबर 5। अभी लाए हो क्या? दो चार चीजें समझ लेते हैं, है ना, पढ़ेंगे तो कल से, पर एक दो चीजें देख लेते हैं। निकालिए, क्लास की इंफॉर्मेशन कर देंगे आपको। अब तो अपनी जो क्लास लगी वो एक्स्ट्रा में ही आएगी, है ना, क्योंकि स्लॉट तो भर गया। देखो अपने अपने बैच की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आने का भी टाइम पक्का है, जाने का भी टाइम पक्का है ना। इसमें हमें फिक्स रहता है कि किस तारीख को आना है, किस तारीख को जाना है, ये सबकी पहले से प्लानिंग हो रखी है। अब अपने को तो सिर्फ क्या करना है कि अपने अभी 2 चैप्टर बच गए पूरे, तो 2 चैप्टर पढ़ने के लिए हमें टाइम तो चाहिए। तो वो मैं आपको एक्स्ट्रा किसी ना किसी दिन मैसेज करते रहूंगा, देख लेंगे कि किस किस दिन बैठ जाएगा, पर कोशिश करेंगे जल्दी खत्म हो जाए। तो अभी सबसे पहले है ना, आप डी और एफ ब्लॉक निकालो एक बारी, मेरे को कुछ बताना है। 16 किस में है बेटा? एक्सरसाइज 1 में। इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो एक में देख जाओ। D2O की डेंसिटी ज्यादा होगी, यस। मास ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा। D2O का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यस सर। ठीक है, D2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यस। अब इसने क्या करा, विस्कोसिटी ज्यादा दे दी है, वो भी तो ज्यादा ही हो रही। कोई भी इनकरेक्ट नहीं है इसमें तो, है लास्ट ऑप्शन में ना साइन बदल लो आप। बस लास्ट ऑप्शन में क्या करो, साइन बदल लो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गलत बताना ही है। इसने गलत, सही तो सही तो है। नहीं नहीं, ये तो सही है ना, विस्कोसिटी अपने को तो गलत बताना है ना, तो D2O की ज्यादा है ना। अरे सही तो है। अपने को बताना है गलत क्या है, गलत तो यही है। कुछ भी मत कर, सही है। अरे अभी तूने खुद नहीं तो आंसर बोला था कि ये किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, और आपसे इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट हो गया ना। सही है, वही इसको समझा रहा हूं, मैंने कहा इनकरेक्ट ही तो पूछा है, सही तो है। हाँ ठीक है, लो जल्दी से आप लोग, सब लोग वहां पर आ जाओ जहां पे डी और एफ ब्लॉक दे रखा है। कुछ चीजें जो हम पढ़ चुके हैं ना, सिर्फ वही चीज देख रहे हैं, कुछ लिख नहीं रहे। पेज नंबर बोलो, सबसे पहला पेज। जहां पे DF चालू हो रहा है 73। अब सब लोग ध्यान से कुछ चीजें समझो जो हम पीटी में पढ़ चुके हैं। वो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिविएशन। अपने पास कितनी सीरीज है उसमें? 3, 3D, 4D, 5D। अब बेटा ध्यान से देखिए, जो जिस नंबर पे होता है उसमें डी के उतना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पहली वाली सीरीज में सबसे पहले गड़बड़ कौन कर रहा है? क्रोमियम। क्रोमियम बताओ किस प्लेस पर है? 4th। तो D4 होना था। पर आपको याद है जब भी डिविएशन आएगा आपको एक इलेक्ट्रॉन डी में बढ़ाना है और एक इलेक्ट्रॉन एस में से कम कर। तो पहला डिविएटेड मेंबर कौन है? क्रोमियम। और फिर कॉपर। कॉपर में क्या आ जाएगा? D10S1। तो कॉपर की तो सारी लाइन ही गड़बड़ है। सिल्वर, गोल्ड, सब में क्या आएगा? D10S1। अब आ जाओ, जब हम किसकी बात करते हैं 4D। 4D में सारी गड़बड़ निबोबियम से ही चालू है। निबोबियम बताओ किस प्लेस पर है? तो थर्ड पे आना चाहिए था D3, पर सीधे क्या आएगा? D4। और एस में से एक कम, और कंटिन्यूअसली चलते रहेगी गड़बड़, है ना।
और फिर एक जगह आकर पीटी सॉरी पीडी, पीडी में बड़ी गड़बड़, D10 और S0, जबकि वो 8th पे था, D8 आना था, पर सीधे क्या बनाया D10। और ऐसे ही 5D में आपको मिलेगा, एक तो पीटी प्लेटिनम है 8th पर, D9 कर रखा है, और बाकी गोल्ड हो ही गया। ठीक है, तो बस अपने को याद रखना है कि ये सब डिविएटेड कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। इसका रीजन क्या बताया था, D5 हाफ फिल्ड, D10 फुल फिल्ड, और एनर्जी गैप कम, ताकि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं स्विच करता रहे। एक स्टोरी भी बताई थी ना आपको कि इंडिया के जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, अरे एक पूरी मूवी इसी पे बनी हुई थी कि वो एक एक पंजाबी थोड़ा सा फेंस पार करके उधर चला गया पाकिस्तान में, जिसका उस पे मूवी भी बनी थी ऐश्वर्या राय की, जिसका भाई, हाँ सरबजीत वाला। तो आप याद करो वो उसने क्या किया था, वो उतनी सी बाउंड्री को उसको पता नहीं लगा था, वो क्रॉस करके उधर चला गया। तो जब बाउंड्री छोटी होगी या पता नहीं होगा, तो आदमी इधर से उधर ट्रांजिट होगा, तो सेम इलेक्ट्रॉन पर भी एप्लीकेबल होगा। तो N-1D और NS के बीच का एनर्जी गैप क्या है, कम, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर से उधर क्या होता रहता है बेटा, ट्रांजिट। इसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन हमें डिविएटेड दिखाई देते हैं। इसीलिए तो इनके केस में बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है। मैग्नीज +2 भी बनाता है और +7 भी बनाता है। अब बताओ +7 कब बनाएगा, जब डी के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर जाएंगे। तो इसका मतलब इनके बीच का एनर्जी गैप इतना कम है कि ये कभी तो +2 यानी कि S वाले इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाते हैं, और कभी कभी 7 तक पहुंच जाते हैं। तो भाई इसके आउटर मोस्ट में आपको याद है D5S2 कॉन्फ़िगरेशन है। +2 तो तभी आएगा जब 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, और 7 कब आएगा, जब डी के भी इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। तो इसका मतलब इनके बीच में एनर्जी गैप काफी कम होता है। ठीक है, अब आओ पेज नंबर 80 के आसपास, जहां पर एफ ब्लॉक दे रखा है, 84 या 83 है, 84 आ गए। कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं अपन अभी अभी, है ना। सबसे पहले देखो उसमें हमारे पास जितने भी मेंबर्स हैं, उसमें एक तो सब में D1 आना चाहिए था, क्योंकि पहले मेंबर में क्या आ चुका था, D1। तो आपको याद करो, हमने याद किया था सिगडी लुटेरे ले गए, तो यहां पर सिगडी GD D1 और लुटेरे LU D1, बाकी सब में D0 है, बाकी सब में D0 है। तो भाई जब D0 होगा तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किस में जाने वाला है, 4f में, इसलिए सीरियम में 4f1 मिलता है, और उसके ठीक वाले में प्रेसोडिनियम में D3 आ जाता है। D3 क्यों आ गया, क्योंकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ उसको कौन भरपाई करेगा, F। फिर ऐसे चलते रहेगा, तो आपको याद रखना है कि 3 जगह D1 आएगा। तो 3 जगह कौन कौन सी है, फर्स्ट, मिडिल और लास्ट। ये अपने को पहले हम पढ़ चुके हैं, वही चीज मैंने वापस से यहाँ पर बोल दी। आज इसको यहीं रोकते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे अपन अब, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और इसको कंटिन्यू करेंगे, पहले डीएफ खत्म हो जाएगा और फिर इसको किसको स्टार्ट करेंगे, मेटलर्ज। ठीक है, तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपको कब किस तरह से उसको देखेंगे अपन, है ना। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, ऑल द बेस्ट। अब चले जाइए, मैं थोड़ा